बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर। सर आ रही जी बेटा। वालेकुम सलाम जी सर आ रही। चलें ठीक है जी, अच्छी बात है। अगर आवाज आ रही है आप सबको तो जी सर, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। तो सजावल, क्या हाल है आपका? ठीक हो? एमएससी में जी सर आपकी एमएससी में आके थोड़े से या ऑनलाइन थोड़े से एक्टिव हो गए हो आप? नहीं सर, क्या हुआ है? फिजिकल क्लासेस में और एडीपी में तो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही थी होती थी बेटा। आप तो ऐसे खामोश बैठे होते थे जैसे क्लास का हिस्सा ही नहीं है। नहीं सर, आपसे मोहब्बत हो गई अब तो। तो चले अच्छी बात है, ज्यादा मैं बदला कर लेना नुकसान हो जाता है। नहीं सर, आपकी ये नवाजिश है हम पे। सर वो न्यू न्यू थे ना, इसलिए। चले कोई बात नहीं जी बेटा। कोई बहुत शुक्रिया कोई जी, बहुत क्वेश्चन? शुक्रिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, शाबाश। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग बेटा ये मिड टर्म्स और मैक्सिमम्स के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ट्राई की थी टू अंडरस्टैंड कि एक फंक्शन जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो शॉर्टली मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। वो ये कि हमने देखा कि फंक्शन दो तरह से लिखा जा सकता है। एक फंक्शन लिखा जा सकता है सम ऑफ मिड टर्म्स की फॉर्म में, और एक फंक्शन लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की फॉर्म में। तो सम ऑफ मिड टर्म्स की फॉर्म में फंक्शन जो है वो आपके सामने f1 लिखा भी हुआ नजर आ रहा है आपको। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर आप लोगों के पास f2 जो है वो भी लिखा नजर आ रहा है। ये दोनों फंक्शन जो हैं वो सम ऑफ मिड टर्म्स की फॉर्म में है। सम ऑफ मिड टर्म्स की फॉर्म में क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर मल्टीपल मिड टर्म्स हैं और मिड टर्म्स आपस में सम हो रही हैं। दैट्स व्हाई हम इस फंक्शन को सम ऑफ मिड टर्म्स कहते हैं। और हम सम ऑफ मिड टर्म्स की फॉर्म में हम लोग इसको कहते हैं जी कि फंक्शन के अंदर जो मिड टर्म्स हैं वो आपस में सम हो रही हैं, आपस में और हो रही हैं। दैट्स व्हाई हम लोग इसको सम ऑफ मिड टर्म्स कहते हैं। और ये मिड टर्म्स कहाँ से आई थी, मिड टर्म्स कैसे बनती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। और फंक्शन को मैक्सिमम की फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम क्यों कहते हैं। फिर हमने देखा कि ये आप लोगों के पास जो है वो फंक्शन एक प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसके अंदर जो मैक्सिमम्स हैं उनको आपस में प्रोडक्ट किया गया, मैक्सिमम्स को आपस में एंड किया गया। और मैक्सिमम आप लोगों के पास जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। उनके नीचे उनकी डेजिग्नेशन लिखी हैं। M0 कैपिटल M0 लिखा है, कैपिटल M2 लिखा हुआ, कैपिटल M3 लिखा हुआ है। दीज आर दी डेजिग्नेशंस। और जो कि यहाँ पर हमारे पास अभी हमें टेबल में नज़र भी आ रही हैं। और बेटा मिन टर्म्स कैसे बनते हैं, मैक्सिमम कैसे बनते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। मिन टर्म क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। 3 वेरिएबल्स के अगेंस्ट कितनी मिन टर्म्स बनती हैं, 4 वेरिएबल्स के अगेंस्ट कितनी मिन टर्म्स बनती हैं, ये सारी बातें छोटी छोटी हमने डिस्कस की। फिर हमने देखा कि फंक्शन के अंदर ये 5 टर्म्स लिखी हुई हैं f1 प्राइम के अंदर, ये कैसे आई। कंप्लीमेंट लेने से ये 5 टर्म्स ही क्यों आई हैं, 6 क्यों नहीं आ गई, 10 क्यों नहीं आ गई। उसको हमने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन f1 था, उस f1 के अंदर 3 टर्म्स थी। f1 का प्राइम लिया तो 5 टर्म्स आई, 6 क्यों नहीं आई, 10 क्यों नहीं आई। उसका हमने यहाँ पर करके देखा था कि 3 वेरिएबल्स के अगेंस्ट तो टोटल टर्म्स ही 8 होती हैं। तो ये जो हमारे सामने लिखी हुई हैं, और f1 जो फंक्शन था उसके अंदर 3 टर्म्स लिखी थी, और वो जो 3 टर्म्स थी वो लिखी गई थी हमारे पास, जिनके लिए हमारे पास फंक्शन ऑन था। यहाँ ऑन था तो ये टर्म लिखी गई थी, यहाँ ऑन था तो ये टर्म लिखी गई थी, यहाँ ऑन था तो ये टर्म लिखी गई थी। जब हमने इसका f1 प्राइम लिया था, कॉम्प्लीमेंट लिया था, तो हमारे पास जो 0 थे वो 1 हो गए, जो 1 थे वो 0 हो गए। तो फिर हमने f1 का प्राइम जब फंक्शन
मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखा, तो जो 5 टाइम हमारे पास यहाँ 1 आ रहे थे उनके अगेंस्ट टर्म्स को हमने उठाया और यहाँ लिख दिया। इसी तरह मैक्सिमम का फंक्शन है, लेकिन मैक्सिमम के फंक्शन के अंदर हमें पता है कि मैक्सिमम जो है वो मिन टर्म के उलट होता है। मैक्सिमम के अंदर हमारे पास जो टर्म उठाई जाती है वो 0 के अगेंस्ट उठाई जाती है। तो हमारे पास जो है वो 0 के अगेंस्ट वाली टर्म उठाई गई और उसके अगेंस्ट मैक्सिमम जो है वो लिखा गया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है F1 जो है मैक्सिमम में F1 जो है वो ये लिखा हुआ है एंड सो ऑन। ठीक है जी। और फिर हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा ये एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा हुआ ये एग्जांपल हमारे सामने आ गई, हमने इसी को पढ़ना था। अब यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है f इक्वल टू a प्लस बी प्राइम सी। ठीक है जी, ये फंक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है और हमें कहा जाता है कि इस फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, बुलियन फंक्शन को। अब ये फंक्शन जो है अगर देखा जाए तो मिन टर्म्स की फॉर्म में ही है, लेकिन प्योरली मिन टर्म्स की फॉर्म में नहीं है। प्योरली मिन टर्म्स की फॉर्म में इसलिए नहीं है कि यहाँ ये जो टर्म लिखी हुई है। अच्छा चले मुझे इससे पहले ये बताएं कि इस पूरे फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 सर। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? ए बी सी सर। ए बी एंड सी। तो अगर ये फंक्शन मिन टर्म्स का फंक्शन है तो इसका मतलब है कि हर टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल्स पूरे होने चाहिए ना, तो फिर ये प्योरली मिन टर्म्स का फंक्शन बनेगा। अब ये फंक्शन जो है ना ये प्योरली मिन टर्म्स का फंक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई उसने कहा है कि एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स। इसको वो यूं भी कह सकता था कि फुलफिल द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग फंक्शन, कि आप अपने इस फॉलोइंग फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स पूरे करें। अब यहाँ पर बी मिसिंग है, सी भी मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है, तो हमें वो फुलफिल करने हैं, वो वेरिएबल्स पूरे करने हैं। वो वेरिएबल्स कैसे पूरे करने हैं वो आप देखें कि उसने क्या किया कि हमारे पास जो ए है, अगर मैं आपको यहाँ पर उसका सर वो, स्क्रीन शो हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। किसी को शो नहीं हो रही? सर सर मुझे हो हो रही रही है। हो रही सर। हो रही है बेटा, आप जरा दोबारा से ज्वाइन कर लें या रिफ्रेश कर लें। अच्छा ये देखिए बेटा, जरा उसने क्या किया, इसको ए के साथ अगर मैं .1 लिख दूं तो मेरे पास रिजल्ट में यही आता है, मतलब कि ए में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 1 है ना 1, उसने उसको रिप्लेस किया बी प्लस बी प्राइम के साथ। बी प्लस बी प्राइम के साथ ही रिप्लेस क्यों किया है? बी प्लस बी प्राइम के साथ इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बी और सी मिसिंग है। तो पहले मैं बी फुलफिल बी पूरा करूंगा, फिर उसके बाद मैं सी पूरा करूंगा। अब देखिए जब मैंने 1 को रिप्लेस किया बी प्लस बी प्राइम के साथ और मैंने यहाँ पर मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनने के बाद मेरे पास ये 2 टर्म्स बन गई। अब अगर मैं टोटल यहाँ लिखूँ ना तो आपके पास यहाँ क्या बनता है, इसको नहीं, अगर मैं टोटल यहाँ लिखूँ पूरा तो मेरे पास बना ए बी प्लस ए बी प्राइम प्लस बी प्राइम सी। सी प्राइम। नहीं नहीं सॉरी सर, सी सी सॉरी। मेरे पास अब ये 3 टर्म्स बन गई फंक्शन के अंदर। अब इसमें 3 टर्म्स के अंदर यहाँ भी सी मिसिंग है, यहाँ भी सी मिसिंग है और यहाँ ए मिसिंग है। अब उसी तरह सी फुलफिल किया जाएगा, सी को पूरा किया जाएगा। अब ए बी के साथ ये देखें कि अब उसने जो नेक्स्ट वन है इसके साथ उसने सी प्लस सी प्राइम लगा दिया और इसके साथ भी सी प्लस सी प्राइम लगाया। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ देन दोबारा। अब ये देखें इसके साथ भी उसने सी प्लस सी प्राइम लगा दिया और इसके साथ भी सी प्लस सी प्राइम लगा दिया। अगर हम लोग यहाँ पर दोनों के साथ .1 जो है वो कंसिडर कर लें और 1 को रिप्लेस कर दिया सी प्लस सी प्राइम के साथ। अब सी प्लस सी प्राइम के साथ क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि हम सी मिसिंग है। तो जब सी मिसिंग है तो आप लोगों के पास यहाँ पर फिर हमने सी प्लस सी प्राइम के साथ उसको रिप्लेस किया और फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना। ये 4 टर्म्स बन गई, 2 यहाँ से बन गई और 2 जो है वो यहाँ से बन गई। और लास्ट पे उसने ये देखें कि बी प्राइम सी के अंदर जो ए मिसिंग था उसको फुलफिल किया और आपके पास ये 2 टर्म्स बन गए। अब टोटल आपके पास 4 ये 4 ये और 2 ये, टोटल 6 टर्म्स बन गई। लेकिन आपके पास जो है वो आंसर में 5 टर्म्स इसलिए लिखी हुई हैं
क्योंकि हमारे पास जो एक टर्म है वो रिपीट हो रही है, ये देखें ये वाली। तो जो टर्म रिपीट हो रही होती है उसको सिर्फ एक दफा ही लिखते हैं, चाहे वो 2 दफा आ रही है, चाहे वो 3 दफा आ रही है, चाहे वो 10 दफा आ रही है। तो आप लोगों के पास अब ये बताएं मुझे कि ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। ये देखें, अब ये फंक्शन आप देखें कि वो मिनटर्म्स की फॉर्म में आ गया पूरा या नहीं आया। आ गया सर। यही उसने आपसे बोला था, उसने आपसे यही बोला था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन एज अ सम ऑफ मिनटर्म्स। तो अब आप देखें कि आप लोगों के पास ये जो फंक्शन है ये सम ऑफ मिनटर्म्स की फॉर्म में आपके सामने आ गया, ये लिखा हुआ है आपके सामने। और यहाँ उसने क्या किया है कि अब उसने इसको जो है वो सीक्वेंस में लिख लिया, सीक्वेंस में लिख के उसने उसकी डेजिग्नेशन लिख दी, M1 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7। ठीक है जी। तो ये जो है बेटा फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ जिसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, आप देख रहे हैं कि हर टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल हैं, क्योंकि ये फंक्शन 3 वेरिएबल का फंक्शन है। ये फंक्शन 3 वेरिएबल का फंक्शन है और इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सब के अंदर तीनों वेरिएबल्स पूरे हैं। जैसा कि उसने यहाँ लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल सीक्वेंस में कर लिया उसने कि M1 को पहले लिख दिया, M4 को बाद में लिख दिया, मतलब सीक्वेंस में उसने टर्म्स लिख दी। तो जब भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता है ना, वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो इसको कहते हैं दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन, क्योंकि आपके बुलियन फंक्शन की 2 फॉर्म्स होती हैं, मतलब कि 2 तरह से बुलियन फंक्शन को लिखा जा सकता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक होती है कैनोनिकल फॉर्म। ये जो फॉर्म है आप लोगों के सामने लिखी हुई है इसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द फंक्शन, जहां पर टर्म्स नहीं लिखी जाती लेकिन टर्म्स के नंबर लिख दिए जाते हैं। जहां पर टर्म्स नहीं लिखी जाती, टर्म्स के नंबर लिखे जाते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एनोटेट कर सकूं तो आप ये देखें कि चले जरा, आप यहाँ ये देखिएगा कि ये M1 है, M1 की जगह क्या लिख दिया उसने 1, M4 है, M4 की जगह पे नंबर लिख दिया, M5 है उसकी जगह पे नंबर लिख दिया, M6 की जगह पे उसका नंबर लिख दिया, M7 की जगह पे उसका नंबर लिख दिया। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज अ बुलियन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये 4 वेरिएबल्स का फंक्शन होता तो फिर ए बी सी, 1 की जगह पे क्या आना था, 1 में ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, मतलब और उसके हिसाब से डी आ जाना था, 4 वेरिएबल्स होने थे। अब ये जो है ये दोनों बातें सेम है, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ लिखने का तरीकाकार और है, यहाँ लिखने का तरीकाकार और है। जब फंक्शन को इस तरह वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है, पूरी की पूरी टर्म्स लिखी जाती हैं, तो फिर हमें कहा जाता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन। जब फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो दिस नोन एज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द बुलियन फंक्शन। अब यहाँ देखें कि ये जो समेशन साइन है ये मुझे बताएगा कि ये मिन टर्म्स का फंक्शन है। अगर ये समेशन साइन यहाँ ना लिखा होता तो हमें पता ही नहीं चलना था भाई कि ये मिन टर्म्स का फंक्शन है या मैक्स टर्म्स का फंक्शन है। टर्म्स का तो हमें पता था कि इसमें 1 वाली टर्म आएगी, 4 वाली आएगी, 5 वाली आएगी, 6 वाली आएगी, 7 वाली आएगी, लेकिन यहाँ पर साइन समेशन का ना होता तो हमें पता ही नहीं चलना था भाई कि हम ये मिन टर्म में लिख रहे हैं या मैक्स टर्म में लिख रहे हैं। So this summation sign will represent के this is a function of min terms, और उस फंक्शन के अंदर 1 वाली टर्म है, 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लिखूँ, मैं कहता हूँ जी f ऑफ एक्स वाई, अगर मैं यहाँ लिख सकूँ इक्वल्स टू समेशन साइन, और यहाँ हम लिख देते हैं 0 1 एंड 3। तो कैसे पढ़ते हैं हम इस फंक्शन को, मुझे बता दें हमें इसको कैसे रीड करना था। बोले सर M0 M1 M3। जी, रीड कैसे करना था इसको हमने। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, M0 M1 और M3।
इसको हमने रीड करना था कि दिस इज अ टू वेरिएबल फंक्शन, दिस इज अ टू वेरिएबल फंक्शन। दो वेरिएबल के अगेंस्ट कितनी मिन टर्म्स बन सकती हैं? 4 सर। 4 4 बन सकती हैं। वेरी गुड। 2 मिन टर्म्स के अगेंस्ट 4 मिन टर्म्स बन सकती हैं। और फंक्शन के अंदर हमने कितनी लिखी हैं? 3 सर। 3 लिखी है, 0 वाली लिखी, 1 वाली लिखी और 3 वाली लिखी। ठीक है, अब हम इसको इस तरह रीड करते हैं कि दिस इज अ टू वेरिएबल फंक्शन और दिस फंक्शन इज ऑफ मिन टर्म्स, और सुमेशन साइन मुझे बता रहा है कि ये मिन टर्म्स का फंक्शन है। और मिन टर्म का फंक्शन अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनती f इक्वल्स टू एक्स प्राइम वाई प्राइम, क्योंकि 0 वाली टर्म आएगी और 1 वाली टर्म क्या है? एक्स प्राइम वाई। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं इस कैनोनिकल फॉर्म की, और साथ में 3 है जी आपके पास, जिसको हम कहते हैं एक्स और वाई, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर यहाँ पर पाई का साइन होता, सुमेशन साइन की जगह पर अगर पाई का साइन होता, तो हमारे पास फिर क्या आना था? फिर ये मैक्स टर्म का फंक्शन होता। नेक्स्ट टर्म। वेरी गुड, क्या बात है जी बेटा। तो फिर ये आपके पास किसका फंक्शन होना था? मैक्स टर्म का फंक्शन होना था। ठीक है जी। तो हमारे पास ये आपके फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल 2.5 के अंदर उसने आपको एक फंक्शन दिया और उसने बोला जी कि आप इस फंक्शन को मैक्स टर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो ये फंक्शन जो है ये मैक्स टर्म की फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट किया। पहले उसने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के टर्म्स को यूं बनाया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, फिर टर्म्स को यूं बनाया। अब ये टर्म यूं बन गई है। अब ये मैक्स टर्म की शक्ल में आ गया फंक्शन। फंक्शन मैक्स टर्म की शक्ल में इसी तरह का ही होता है ना कि टर्म्स उसके अंदर प्रोडक्ट हो रही होती हैं। ये देखें, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। ये कहाँ से निकली हैं? यहाँ से। ये प्रोसेस किया, उसके बाद ये प्रोसेस किया। हमारे पास जो एक टर्म रिपीट हो रही थी, ठीक है जी, वो जो टर्म रिपीट नहीं हो रही थी बल्कि x प्लस एक्स प्राइम 1 हो रहा था, उसको नहीं लिखा, बाकी तीनों टर्म लिख ली। अब ये शक्ल जो है ना वो मैक्स टर्म की फॉर्म में आ गई है। अब हमें यहाँ वेरिएबल पूरे करने हैं, क्योंकि जब मैंने इस फंक्शन को देखा था तो मुझे इस फंक्शन को देख के पता चला था कि दिस इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन, जिसके अंदर x भी है, y भी है, z भी है। 3 वेरिएबल फंक्शन है और 3 वेरिएबल फंक्शन के अंदर x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, z भी होना चाहिए हर टर्म के अंदर। तो जब हम लोगों ने इन टर्म्स को देखा तो इन टर्म्स के अंदर यहाँ z मिसिंग है। यहाँ मैं अगर इसको क्लियर करके लिख सकूं, यहाँ आपके पास क्या मिसिंग है? इस टर्म में z मिसिंग है, इस टर्म में y मिसिंग है और इस टर्म में x मिसिंग है। तो मैक्स टर्म के अंदर वो टर्म में अंदर जो वेरिएबल मिस होता है वो कैसे पूरा करते हैं, ये देखें। मैक्स टर्म के अंदर अगर मैं आपको यहाँ लिख के बता सकूं, भाई मैं पहली टर्म को ले लेता हूँ, इस वाली को, उसने तो डायरेक्ट लिख दिया ना, मैं यहाँ आपको लिखता हूँ, यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। ऊपर एक्स प्राइम प्लस वाई और प्लस 0, ये वाई है आपका। और ये 0 जो है ना उसने रिप्लेस किया z प्लस जी डॉट जी प्राइम के साथ। मिन टर्म में क्या कर रहे थे? वहां पे 1 पुट कर रहे थे। वेरी गुड, वहां पे डॉट 1 कर रहे थे, क्योंकि वो प्रोडक्ट की टर्म थी ना। जो मिन टर्म होती है ना वो प्रोडक्ट की टर्म होती है ना, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 सर। वेरी गुड। एंड के लिए या प्रोडक्ट के लिए जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। दैट्स व्हाई हम लोग वहां 1 कर रहे थे, हमें वहां 1 ही करना था, क्योंकि अगर हम उसको और 0 करते तो वो तो टर्म ही और बन जानी थी, और तो कर ही नहीं सकते थे हम लोग। सो वहां प्रोडक्ट की फॉर्म में जाना था, तो हमने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डॉट 1 किया और फिर डॉट 1 को रिप्लेस किया यूजिंग b प्लस बी प्राइम के साथ। अब यहाँ पर हमारी जो टर्म्स हैं वो मैक्स टर्म की टर्म है, और की टर्म्स है। यहाँ पर हमें जो है ना और के साथ 0 करना पड़ा, क्योंकि हमारा यहाँ पर और के अकॉर्डिंगली जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 होता है, और 0 के साथ अगर हम एक्स प्राइम और वाई करेंगे तो रिजल्ट में एक्स प्राइम और वाई ही आ जाएगा। फिर आपको क्या किया गया? अब यहाँ इस टर्म के अंदर हमारे पास z मिसिंग था, तो आप देखेंगे हमने उस 0 के साथ 0 को रिप्लेस कर दिया z डॉट जी प्राइम के साथ। फिर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो आपकी ये 2 टर्म्स बन गई। यहाँ हमारे पास फिर और 0 किया, और यहाँ हमारे पास y मिसिंग था तो y डॉट y प्राइम के साथ 0 को रिप्लेस कर दिया।
यहाँ हमारे पास जो है वो x मिसिंग था, तो 0 को हमने x डॉट एक्स प्राइम के साथ रिप्लेस कर दिया, हमारी ये टर्म्स बन गई। टोटल हमारे पास 2 4 6 टर्म्स बनी, और रिजल्ट में हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं? 4। रिजल्ट में कितनी टर्म्स आ रही हैं? 4, क्योंकि एक टर्म जो है, 2 टर्म्स जो है ना वो रिपीट हो रही हैं। तो जो 2 टर्म्स रिपीट हो रही हैं उनको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, एक दफा ही लिखा जाएगा। तो देन दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म मैक्सटर्म की शक्ल में। जब फंक्शन मैक्सटर्म में लिखा जाता है तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन। इसकी कैनोनिकल लिखी होगी उन्होंने, ये देखें, लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? मैंने आपको बताया था कि जब पाई का साइन आ जाएगा तो फंक्शन किस फॉर्म में होगा? मैक्सटर्म की फॉर्म में। मैक्सटर्म। वेरी गुड। तो ये देखेंगे, ये फंक्शन मैक्सटर्म में था ना, तो इसके अंदर कौन कौन सी टर्म थी जी? इसके अंदर m0 वाली टर्म थी, m2 वाली, m4 वाली और m5 वाली। तो जहाँ इसकी कैनोनिकल फॉर्म देखें, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, पाई साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये मैक्सिमम का फंक्शन था, और उसके अंदर कौन कौन सी टर्म थी? 0 वाली टर्म थी, 2 वाली टर्म थी, 4 वाली और 5 वाली टर्म थी। सो इस कैनोनिकल फॉर्म को देखते हुए मेरा आपसे वो से क्वेश्चन है कि इस कैनोनिकल फॉर्म को देखते हुए क्या आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं? जी यस सर। जी सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म को देख के हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एनोटेट करके बताऊं कि अगर मुझे कहा जाता है कि दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, मैंने लिख के बताई है आपको पहले ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, आप परेशान ना हो। तो यहाँ पर 0 वाली टर्म आनी थी। 0 वाली टर्म क्या आनी थी? x। मैक्स टर्म के अंदर x 0 जो है वो अनप्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाता है। ये 0 वाली टर्म आ गई। फिर मैंने प्रोडक्ट डाला। क्यों प्रोडक्ट डाला? क्योंकि ये पाई मुझे कह रहा है ये मैक्सिमम का फंक्शन है। फिर मैंने 2 वाली टर्म, और 2 होता है जी 0 1 0 होता है, तो मैंने लिखना था 1x प्लस वाई प्राइम प्लस 0 मीन z। 0 1 0 होता है ना 2। 4 की टर्म के अगेंस्ट क्या आना था? प्रोडक्ट डालना था। 4 के अगेंस्ट आता है 1 0 0, मतलब x प्राइम, y की जगह 0 है तो y आएगा, z की जगह भी 0 है तो z आएगा। तो इसी तरह आपने यहाँ पर 5 के वाली टर्म लिख देनी थी। तो मैं इस कैनोनिकल फॉर्म को देख के स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पर भी यहाँ मैंने आप लोगों को लिख के यहाँ मैंने आपको लिख के बताई थी। मैंने एक 2 वेरिएबल का फंक्शन लिखा था, मैंने कैनोनिकल फॉर्म लिखी थी, और उस कैनोनिकल फॉर्म से मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताई थी। ठीक है जी। मतलब कि कैनोनिकल फॉर्म को देखते हुए आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बेटा आप लोगों को यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दूं, यहाँ पर अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के देता हूँ, मैं कहता हूँ जी f इक्वल्स टू x प्राइम y प्लस y z प्लस x y एंड z, और मैं कहता हूँ जी मुझे इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिख के बताएं। लिख लेंगे आप कैनोनिकल फॉर्म इसको देख के? जी सर। जी कोई और जी? जी एनीवन एल्स जी? ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी है, इसकी कैनोनिकल फॉर्म जी सर लगे। जैसे अभी हमने कैनोनिकल फॉर्म देख के स्टैंडर्ड लिखी थी ना, यहाँ भी हमने आपने ऊपर भी यहाँ आपने देखा था कि इसको देख के हमने कैनोनिकल फॉर्म लिखी थी ये वाली। ठीक है, और इसको देख के आपने कैनोनिकल फॉर्म लिखी ये वाली, और इससे पहले हमने एक कैनोनिकल फॉर्म यहाँ लिखी थी, उसको देख के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, और उससे पहले हमने यहाँ पर एक कैनोनिकल फॉर्म लिखी थी और उसको देख के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई ना, ये इसको देख के मैं कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिख सकता। आप लोग कह रहे हैं लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं लिख सकता। यहाँ पर z मिसिंग है, यहाँ पर x मिसिंग है, मुझे तो पता ही नहीं ये टर्म कौन सी है। वेरिएबल पूरे होते तो मैं बताता भाई कि यहाँ ये टर्म नंबर 4 है। यहाँ तो वेरिएबल ही पूरा नहीं है, यहाँ भी वेरिएबल पूरे नहीं है, तो आई कैन नॉट राइट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है, यहाँ वेरिएबल पूरे हैं, ये देखें यहाँ वेरिएबल पूरे हैं, हर टर्म के अंदर वेरिएबल पूरे हैं। वी कैन नो या वी नो दैट कि दिस इज द टर्म फॉर m0, दिस इज द टर्म फॉर 2, दिस इज द टर्म फॉर 4, दिस इज द टर्म फॉर 5। यहाँ पर तो आपके पास वेरिएबल ही पूरे नहीं है, यहाँ x मिसिंग है, यहाँ z मिसिंग है। तो ये लिखने का और बताने का मकसद बेटा आपको ये था बेसिकली कि सम टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के कैनोनिकल फॉर्म लिखी जा सकती है और सम टाइम नहीं लिखी जा सकती। इस वजह से कहा जाता है कि कैनोनिकल फॉर्म इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म को देखते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जा सकती है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में और मे नॉट बी अ कैनोनिकल फॉर्म। सर इसके वेरिएबल्स पूरे करके तो लिख ही सकते हैं। बड़ा वो तो लंबी बात है ना, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसकी आप कैनोनिकल फॉर्म लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते। वो तो फिर हम और तरफ चले जाएंगे ना, पहले वेरिएबल पूरे करें जी फिर लिखें, ठीक है। तो फंक्शन तो जी हमारे सर पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसलिए कहा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में और मे नॉट बी कैनोनिकल, कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी है जिसके अंदर वेरिएबल्स पूरे हैं तो हम कैनोनिकल लिख सकते हैं। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी है जिसके अंदर वेरिएबल पूरे नहीं है तो हम लोग कैनोनिकल फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई बेटा क्या कहा जाता है हमारे पास के स्टैंडर्ड फॉर्म may or may not be a canonical form, लेकिन each canonical form is a standard form। ठीक है जी, क्लियर है सबको? जी सर क्लियर। वेरी गुड। अब देखें जरा, हम लोग लास्ट एक पढ़ के आए हैं, कंप्लीमेंट पढ़ के आए हैं, और उस कंप्लीमेंट से हम लोगों ने देखा कि F1 का कंप्लीमेंट लिया था तो F1 प्राइम आया था, और ये आपके सामने भी लिखा हुआ है। वहां पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल के अंदर लिखा थे फंक्शन और उनके कंप्लीमेंट लिए थे। यहाँ देखें आप लोगों के पास एक फंक्शन है एफ ऑफ ए बी सी, उसके अंदर उसने कहा जी 1 वाली 4 वाली 5 वाली 6 वाली और 7 वाली टर्म है, इसका कॉम्प्लीमेंट लें। तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो टर्म्स आ जाती हैं जो कि ओरिजिनल फंक्शन के अंदर लिस्ट होती हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? ऊपर करके आए थे इस टेबल में। जी जी सर। सर जानते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ उसी तरह क्या हुआ कि जब हमने इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये बन गया, यहाँ पर 0 नहीं था, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 नहीं था, यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि उलट हो गया ना हमारे पास। जो यहाँ 1 थे वो यहाँ 0 हो गए, और जो यहाँ 0 थे वो यहाँ 1 हो गए। तो जो 1 होते हैं मिन टर्म की फॉर्म में वही लिखे जाते हैं फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ये तो एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया और हमारे पास फंक्शन इस तरह आ गया। लेकिन अगर डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू फंक्शन कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ये बात हमें पता है कि जब डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है ना, तो फिर हमारे पास क्या होता है, फिर टर्म चेंज नहीं होती। टर्म 0 वाली है तो 0 वाली ही रहती है, 2 वाली है तो 2 वाली रहती है। एक मिनट होल्ड करें जरा बेटा। ओके सर। जी, तो जब आप लोग डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू बेटा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, तो टर्म नहीं चेंज होती। टर्म अगर मिन टर्म होती है तो मैक्स टर्म बन जाती है, मैक्स टर्म होती है तो मिन
जरा मैं आपको वापस डी मॉर्गन थ्योरम में लेके जाता हूँ और आपको इस चीज की याद दहानी करवाता हूँ। ये देखें जरा, ये टर्म किस फॉर्म में लिखी हुई है, जरा मुझे बताएं। मैक्स टर्म की फॉर्म में या मिन टर्म की फॉर्म में? मैक्स टर्म। मैक्स टर्म की फॉर्म में। मैक्स वेरी गुड, मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखी हुई है। लेकिन जब हमने इसका डी मॉर्गन थ्योरम कैलकुलेट किया तो वो किस फॉर्म में आया? मिन टर्म। मिन टर्म की फॉर्म में। तो जब मैं मैक्स टर्म की फॉर्म में ये वैल्यूज पढ़ूंगा तो इसका मतलब है 0 0 0, क्योंकि मैक्स टर्म के अंदर 0 जो है वो अनप्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाता है। और इसकी वैल्यू क्या बनी? 0 0 0, क्योंकि मिन टर्म के अंदर 0 जो है वो प्राइम वेरिएबल के साथ लिखा जाता है। तो टर्म का नंबर तो चेंज नहीं हुआ, टर्म वही रही है, लेकिन फंक्शन जो है वो जो टर्म थी वो मैक्स टर्म से मिन टर्म में चलेगी। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी सर ऐसे। वेरी गुड। तो अब जी सर। फिर वापिस जाते हैं उधर, वापिस जाते हैं जी हम यहाँ। अब यहाँ देखें आप लोग, यहाँ अगर आप देखें तो इसका हमने सिंपल कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये आ गया। ये जब हमने इसका डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू कॉम्प्लीमेंट लिया, डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू कॉम्प्लीमेंट लिया तो फिर क्या आया? ये देखें, टर्म वही रही है लेकिन फंक्शन मिन टर्म था, कहां चला गया? मैक्स टर्म में चला गया। फंक्शन मिन टर्म था, कहां चला गया? मैक्स टर्म में चला गया। मैक्स टर्म। तो डी मॉर्गन थ्योरम अभी मैं आपको दोबारा से दिखा के भी आया हूँ। हम लोग कोई रट्टा नहीं मार रहे, हम लोग कोई इसको डंडी नहीं मार रहे यहाँ पर, हम इसको समझ के आए हैं। हमने अभी लिखा कि भाई हमारे पास जो है डी मॉर्गन थ्योरम के साथ जब कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो फिर उसके मुताबिक हमारे पास क्या चेंज आती है? वो कोई चेंज नहीं आती। फंक्शन मिन टर्म का होता है तो मैक्स टर्म में चला जाता है। ठीक है जी, मैक्स टर्म का होगा तो मिन टर्म में चला जाएगा, नथिंग, तो कुछ भी नहीं होता हमारे पास। ठीक है जी, क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। चले, और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। तो ये आ गया जी स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ऊपर कैनोनिकल फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के उसने जो है ना जी आपको बेसिकली सर्कल ड्रा करना सिखाया है। सर्कल ड्रा करने का जो तरीकाकार है वो हम लोग इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली देख लेंगे इसको मंडे को, क्योंकि हमारे पास सेमेस्टर शॉर्ट होने की वजह से हम लोग जो है प्रैक्टिकल भी नहीं इसका कर सके प्रॉपरली। इसके अंदर प्रैक्टिकल बेटा वैसे यही होता है कि सर्कट कैसे डिजाइन किया जाता है। वो सर्कट आप लोगों को पहले डिजाइन करना आता है, दैट्स जी सर आता। वाई मैंने इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया। अदरवाइज हमारे पास अगर टाइम होता तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच का जो सॉफ्टवेयर है वो हमने करना था, उसके ऊपर हमने इसके सर्कट्स डिजाइन करके देखने थे। कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ जो है ना वो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के साथ हम लोग थोड़ा सा काम कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा। अदरवाइज या ये सर्कट डिजाइन करना जो हमें पता है जी कि ए बी की वैल्यू है तो ए बी को एंड के गेट में डालते हैं, और डी प्लस सी जो है ये और का गेट आ गया, और डी और ई की जो आउटपुट आएगी उसको हम सी के साथ एंड करेंगे, और एट देन जो है ये दोनों आउटपुट जो है आपस में और हो रही हैं तो ये और हो गया, आपके पास ये फंक्शन आ जाता है। इसी तरह प्रोडक्ट सम्स हैं या सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन, जो ये अदर लॉजिकल ऑपरेशन है इनके बारे में हमने नहीं अभी डिस्कस करना, हमें जरूरत पड़ेगी, हम लोग आगे जाके देखेंगे। यहाँ देखें, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एंड गेट है, बेसिक गेट जिसके बारे में हम जानते हैं, ये और गेट है और ये नॉट गेट है। ठीक है जी, ये तो तीन वो गेट्स हैं बेसिकली जिनके बारे में हम लोग जो है वो नॉर्मली मोस्ट प्रोबेबली जानते हैं सब लोग। और उसके अलावा ये हमारे पास एक बफर है, इसका काम होता है सिर्फ एक बिट को स्टोर करना, और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये जो गेट्स हैं, ये जो नैंड गेट है और नॉर गेट है, इसको हम लोग, आपको पता होगा कि इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। खासतौर पे जो नैंड गेट है ये नॉर्मली हमारे पास हर तरह के सर्किट में यूज किया जा सकता है। आप लोग कोई भी सर्किट यूजिंग नैंड गेट ड्रा कर सकते हैं। और ये नैंड गेट जो है वो आप देख रहे हैं कि और का और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी,
इन शॉर्ट आप देखें कि जो आप लोगों के पास एंड की आउटपुट होती है उसको कंप्लीमेंट कर देते हैं ड्यू टू दिस, ये जो जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है, जीरो मतलब ये जो नॉट का साइन यहाँ पर डाला हुआ है उसने। इसी तरह जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट। ये नॉट गेट का और और के गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी जो आउटपुट होती है वो कंप्लीमेंट होता है। ये देखें कि ये देखें, यहाँ देखें जरा, एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई और की आउटपुट है, तो नॉर की आउटपुट क्या होगी, उसका कंप्लीमेंट, क्योंकि कंप्लीमेंट का साइन आ गया ना यहाँ पर, नॉट साथ शामिल हो गया। तो अगर मैं कहूँ तो इसको फिर हम लोग यूं भी कर सकते हैं वैसे तो। एक मिनट ठहरे जरा, मैं अच्छा ये देखें, ये नॉट जो है, नोट का मतलब बेसिकली ये है, ये नॉर जो है, ये और की जो आउटपुट आएगी वो नॉट हो गया हमारे पास यहाँ। अब ये दोनों की आउटपुट सेम ही है, तो ये जो नॉर गेट है इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड। ये जो साइन है ये हमारे पास नॉट के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो सारे वो गेट्स हैं जिनके बारे में आप फेमिलियर हैं, और ये उनके सामने उनके ट्रूथ टेबल भी लिखे हुए हैं। लेकिन ये दो गेट्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप फेमिलियर ना हो। तो ये दो गेट्स हैं, ये वाले जिसको एक्सक्लूसिव और कहते हैं और एक्सक्लूसिव नॉर कहते हैं। ये फंक्शन है आप लोगों के पास एक्सक्लूसिव और का। और एक्सक्लूसिव और के बारे में कहा जाता है कि इसकी मैक्सिमम इनपुट जो है ना वो हमेशा दो ही होती है, दो से ज्यादा इसकी इनपुट नहीं हो सकती। तो इसका जो फंक्शन है वो ये, और इसको लिखा यूं जाता है एक्स एक्सक्लूसिव और वाई। और इसका जो फंक्शन है वो ये, और इसको लिखा यूं जाता है एक्स एक्सक्लूसिव नॉर वाई। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स जो है एंड साइन और साइन के ऊपर सर्कल डाला हुआ है। अगर मैं इसको और शॉर्ट लिख दूं तो इसको यूं लिखा जाता है एक्स, ये एक्स एक्सक्लूसिव नॉर वाई, एक्स एक्सक्लूसिव नॉर वाई। ठीक है जी, तो ये आगे जाके हमारे पास यूज होने हैं और यूज होंगे भी। तो जितना हम लोग अगर जैसे वो लास्ट क्लास में कोई बच्ची बता रही थी कि आपके पेपर्स मई में चले गए हैं, अगर मई में चले गए हैं तो हमारे पास और टाइम होगा, हम और पढ़ेंगे और इनकी यूटिलाइजेशन हमारे सामने आ जाएगी। और अगर हमारे पास जो है वो पेपर अप्रैल में ही है, 19 अप्रैल से ही होते हैं, तो फिर जितना भी हो सका हम उसको कर लेंगे। और यहाँ पर देखने वाली बात बेटा ये देखिए कि इसका जो ट्रूथ टेबल है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो इसकी आउटपुट्स आ रही हैं ये इनके मुताबिक आ रही हैं, एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई। और इसका सर्कल कौन सा है, ये वाला। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछे। जी, सर नैंड का बता दें एक दफा। नैंड गेट बेटा ये लिखा हुआ है आपके सामने, इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड, और इसके साथ हम लोग यहाँ पर नोट गेट लगा देते हैं। तो जो इसकी आउटपुट आनी है बेसिकली ये एंड गेट की, और ये इस दोनों की, ये दोनों की आउटपुट सेम आएगी। ठीक है, ये दोनों की आउटपुट आप लोगों के पास क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि एंड की आउटपुट ने नॉट में से गुजर के जाना है तो वो फिर ये बन जानी है। ये देखें जरा, एफ इक्वल टू एक्स डॉट वाई, और यहाँ क्या है एफ इक्वल टू एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट यहाँ पर है वो बेसिकली ये देखें एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई यहाँ पर कंप्लीमेंट के बगैर है, यहाँ कंप्लीमेंट के साथ है, क्योंकि ये जो जीरो का साइन है दिस इज बेसिकली फॉर कंप्लीमेंट।